ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे बताएंगे। हेलो, ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शांतनु, प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, वेलकम टू जुडश्री बाय पीडब्ल्यू। तो आप सभी का स्वागत है मंथन बैच में। यस, प्लीज मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? चलिए चलिए, वेरी गुड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमें जो है वो जूरिसडिक्शन का टॉपिक करना है, और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग, कि हालांकि इसमें बीच के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 9 है, फिर 15 है, फिर 16 से 20 है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस हैं। तो मैंने स्लाइड में डाल दिया है वो पार्ट भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो शांतनु या फिर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके सीपीसी के बेस कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं? लाइक एज इन, आपके बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सीपीसी के? देन ओनली आई कैन हेल्प यू। बताइए, सीपीसी का कोई स्पेसिफिक एरिया जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं? बताइए, कुछ भी ऐसा कि जो आपको प्रॉब्लमैटिक लगता है कि मैम ये हमसे नहीं हो पाता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। 50-50 है। ओके, कितनी आंसर राइटिंग आप लोगों ने की है? कभी आंसर राइटिंग इससे पहले की है कि नहीं की है, या आपने ये बैच लिया ही इसलिए कि आपको जो है वो आंसर राइटिंग सीखनी है? बताइए। जल्दी से बताइए। आई थिंक ये क्लास हमारी जो है वो YouTube पर भी जा रही है, तो एक बार मैं YouTube के कमेंट्स भी जो है वो चेक कर लेती हूँ। यस, गौरव ने कहा है ऑर्डर्स का पोर्शन जो है वो उसे मुश्किल लगता है। ठीक है, ऑर्डर्स का पोर्शन इन्हें मुश्किल लगता है। ओके 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 ओके, लिया इसलिए कि आंसर राइटिंग सीखनी है। फाइन फाइन, ओके 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 शांतनु, ओके शांतनु, वैसे तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि आपके नीति बैच में जो है ना सीपीसी के मेरे लेक्चर्स अपलोड करा दिए गए हैं। शांतनु, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है, कि आपके जो है नीति बैच में मेरे सीपीसी के 60 लेक्चर्स जो हैं डियर, वो अपलोड करा चुके हैं हम। ओके, तो अगर आप अपना नीति बैच, आपके पास एक्सेस है, आप उसे खोलेंगे तो आपको उसमें सीपीसी के मेरे 60 लेक्चर्स मिलेंगे, और आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। आप उसे जो है एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट्स to try all civil suits unless barred। कोर्ट्स जो हैं वो सारी सिविल सूट्स को ट्राई करेंगे अगर वो बार्ड नहीं है, अगर वो बार्ड नहीं है। ठीक है, तो हम सेक्शन बिल्कुल नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगी,
हम स्ट्रेट अवे जो है आ जाएंगे सेक्शन 9 क्या कहता है। तो सेक्शन 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप हर सिविल लॉ के एक्ट में जो है वो पढ़ेंगे, हर सिविल लॉ में पढ़ेंगे, हम इसको रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताते हैं कि क्या सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है, क्या वो सिविल नेचर का है या नहीं है। तो देखिए मैंने आपको सिंपल टर्म्स में चीजें बताई हैं, हालांकि वी हैव लिमिटेड क्लासेस। लिमिटेड क्लासेस का मतलब है कि भाई आपका जो है वो कोर्स ड्यूरेशन कम है, तो हमें आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। कंटेंट क्लैरिटी तो चलो आप अपना रीड भी करेंगे। तो देखिए हमने कहा कि कोर्ट के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन है कि वो सारे सिविल सूट्स को जो है वो ट्राई कर सकती है, जो कि उनको छोड़कर जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हैं। तो अगर कोई मैटर जो कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है, तो उस मैटर को छोड़कर जो है कोर्ट्स सारे सिविल मैटर्स को जो है वो ट्राई कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि सिविल कोर्ट सारे सिविल केसेस को ट्राई करेगी, बट अगर कोई लॉ कहीं पे एक्सप्रेसली लिखा है कि सीपीसी नहीं देखेगा, कोई ट्रिब्यूनल देखेगा पर्टिकुलर, तो वहां पर सीपीसी इंटरफेयर नहीं करेगा। कहीं इम्प्लाइडली कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, तो वो भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सिविल कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर मैटर से डील नहीं करेंगे, ठीक है, जो चीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है। अदरवाइज जो कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, वैसे वो सारे मैटर्स को जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर का मतलब है जहां पर प्राइवेट राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, समझे, जहां पर प्राइवेट राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, मैरिज, किसी से भी, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे टॉर्ट्स हो, चाहे मैरिज हो, ठीक है, अडॉप्शन हो, किसी ऑफिस से रिलेटेड राइट हो, कोई वर्शिप से रिलेटेड राइट हो, तो ये सारे ही जो हैं ये फॉल करेंगे बच्चे सिविल सूट्स में, सिविल नेचर में। ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज सूट्स ऑफ सिविल नेचर। वो बताते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ऑफ अ हाउस, की मैं कह रही हूँ कि ये घर मेरा है, शांतनु कह रहा है ये घर मेरा है, तो मैंने शांतनु पे केस फाइल कर दिया कि प्रॉपर्टी की ओनर तो मैं हूं, शांतनु कैसे है। तो आप जज साहब आप ट्राई कीजिए, आप ट्रायल कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि एक्चुअली इस घर का ओनर कौन है। समझ में आई बात। तो बस क्या कहते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इम्प्लाइडली अगर बार्ड है, इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब ये है, आप देखो कि कोई स्टैट्यूट ने कुछ एक ट्रिब्यूनल क्रिएट किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल ही उस लॉज के कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो देखेगा, ठीक है ना। तो बस फिर वही देखेगा, सिविल कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, फिर सिविल कोर्ट उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर कोई सिविल कोर्ट जो है वो कोई केस सुन रहा है और कहीं पे जो है कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है, उधर लिखा है कि वो स्पेशल ट्रिब्यूनल उसको देखेगा, तो या फिर इनडायरेक्टली भी कहा गया है, तो वो इम्प्लाइड बार्ड है। और एक्सप्रेस बार आपको पता ही है, एक्सप्रेस बार होता है जहां पर एक्सप्रेसली लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोई राइट टू प्रॉपर्टी है या राइट टू ऑफिस है कि भाई मैं इस ऑफिस का हेड हूं, मैं यहाँ का महंत हूं, तो ऐसे सूट्स भी जो है वो सिविल नेचर के होते हैं। बेशक वो रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज से निकलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई सूट जो है वो फाइल हुआ है कि कौन इस मंदिर का हेड प्रीस्ट होगा, ठीक है, बेशक ये राइट जो है एक रिलीजियस उससे निकल रहा है, पर स्टिल इट इज अ मैटर ऑफ सिविल नेचर, तब भी ये जो है ये सिविल नेचर का मैटर है। समझ में आई बात। तो अगर कोई चीज रिलीजियस सेरेमनीज या राइट से निकल के भी आ रही है, बट अब राइट टू होल्ड ऑफिस की भाई ये कौन होल्ड करेगा, कौन यहाँ का हेड प्रीस्ट होगा, तो ये चीजें भी जो है सिविल नेचर में फॉल करेंगी। दूसरा कहता है कि चाहे कोई सैलरी अटैच हो ना हो किसी पर्टिकुलर प्लेस की, बट क्या कहते हैं कि कौन इस ऑफिस में होगा, कौन कैसे कैरी करेगा, तो ये सारी मैटर्स भी सिविल नेचर के होते हैं। जैसे कि एक डिस्प्यूट है कि ये महंत की पोजीशन किसके पास होनी चाहिए, चाहे वो सैलरीड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं वो सिविल कोर्ट ही ट्राई करती है। बेसिकली पर्पस ही होना चाहिए कि आपका लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए। अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है तो फिर वो सिविल नेचर में ही फॉल करेगा। हमारे पास कुछ केसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो कि आपको पेपर में जो है वो मेंस में जरूर लिख के आना है, इज दैट कि कोर्ट ने कहा
पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएम मर्थोमा में कि कोर्ट ने कहा कि इवन इफ द डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कोई डिस्प्यूट बेशक किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेट करता है, इफ इट अफेक्ट सिविल राइट्स, अगर वो सिविल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है, कौन होल्ड करेगा, तो वो सारा का सारा जो है वो सेक्शन 9 में फॉल करेगा एंड वी विल कॉल इट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। हम उसे सिविल नेचर का सूट कहेंगे, क्वाइट सिंपल। और भी केस लॉज हैं जिन्हें आप देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो कहते हैं कि कब सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड है, कब सिविल कोर्ट किसी चीज को नहीं सुन सकती। तो जैसे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज हैं। दिखने में तो बच्चे ये सारे के सारे मैटर्स सिविली लगते हैं, राइट, एम आई राइट। दिखने में तो ये मैटर्स जो हैं ये सिविली लगते हैं। तो ये जो मैटर्स हैं ये जो है एक्सप्रेसली बार्ड हैं कि भाई उधर लिखा है कि इनको जो है वो एक पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल ही सुनेगी, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो उनके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। तो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज जो है वो हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है फैक्ट्रीज एक्ट में, लेबर एक्ट में, रेंट कंट्रोल एक्ट में, ऐसा कहीं भी, तो ये सब जो है ये सिविल जुरिस्डिक्शन के परव्यू में फॉल नहीं करता है। वी डू हैव डिफरेंट लेबर कोर्ट्स, हमारे लिए जो है रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज अलग से बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन हो गया कि अगर आपके पास अग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन तो आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो ये सारे मैटर्स जो हैं ये बार्ड कहलाएंगे। तो आपको क्या पता चला कि सेक्शन 9 जो है वो एक इस तरह का प्रोविजन है जो वो हमें बताता है कि कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई चीज जो कि सिविल नेचर की है तो सिविल कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है, तो सिविल कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है, बट कब ट्राई नहीं करेगा, अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है, अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है, ठीक है। तो हमेशा प्रिजम्पशन वैसे सिविल कोर्ट के फेवर में रहेगा। बार जो है वो क्लियरली डिफेंडेंट शो करेगा, क्योंकि बेटा प्लेंटिफ केस फाइल करेगा तो सबसे ज्यादा तो परेशानी डिफेंडेंट को ही होती है। बार्ड है, टाइम बार्ड है, लिमिटेशन बार्ड है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। और कोर्ट जो है वो बहुत ब्रॉडली सेक्शन 9 को इंटरप्रेट करता है जिससे कि हम जस्टिस प्रोवाइड कर सके, जिससे कि हम जस्टिस प्रोवाइड कर सके, राइट। आगे आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। प्लेस ऑफ स्यूइंग के बारे में यहां से शुरू होता है। वो आपको कहता है कि कहां पर जो है वो सूट इंस्टीट्यूट होगा, कहां पर जो है सूट इंस्टीट्यूट होगा। तो हम कह रहे हैं सूट इंस्टीट्यूट होगा जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है। बेटा देखो, आप लोगों को क्या कहते हैं एलएलबी करनी है, लेट्स सपोज आपको लॉ में पीएचडी करनी है, तो बेटा आप सबसे पहले तो 12th पास करके एलएलबी करोगे, एलएलएम करोगे, फिर ही तो पीएचडी करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 12th किया, लॉ किया और सीधा पीएचडी कर लिया, बीच में एलएलएम वेलएलएम कुछ नहीं किया। तो देयर इज ऑलवेज ए हायरार्की जो आप फॉलो करते हैं, समझे हो मेरी बात को। ऐसे ही बच्चे वो आपको कह रहे हैं कि जब भी कभी आप केस फाइल करते हो तो सबसे छोटी कोर्ट में करो, पहले हायरार्की को फॉलो करो। छोटे में जाओ, फिर उसका डिसीजन से खुश नहीं हो तो अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, उससे नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाओ, पर हायरार्की फॉलो करो। तो सबसे पहले जो लोएस्ट कोर्ट ग्रेड है कॉम्पिटेंट ट्राई करने की, तो पहले जो है उसे ट्राई करने दो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो बस वो आपको कह रहा है बेसिक रूल ये है कि सिविल सूट कहाँ पे फाइल होनी चाहिए। तो अगर एक पर्सन जो कि सिविल केस फाइल करना चाहता है तो वो सबसे पहले फाइल करेगा लोएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट में, सबसे छोटी कोर्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो है वो आप जी हाई कोर्ट चले गए, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि चलो जी हम तो जो है ना क्या कहते हैं वहां पे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोर्ट की ओवरबर्डनिंग ना हो, जुडिशियल हायरार्की मेंटेन करें, लोगों के अपील राइट्स वायलेट ना हो, एफिशिएंट डिस्पोजल हो केसेस का। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है फॉर 15। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो जो मैं यूजुअली क्लासेस में पढ़ाती हूँ कि ए चाहता है बी के अगेंस्ट सूट फाइल करना फॉर रिकवरी ऑफ 75,000 रुपीज। तो रिकवरी ऑफ मनी का केस है, 75,000 रुपए उसने जो है वो अपने लेने। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट सबसे पहले कौन सा हुआ बच्चे? जूनियर सिविल जज का कोर्ट हुआ ना। अब वहां जाओगे आप 75,000 रुपए के लिए सीधा हाई कोर्ट में थोड़ी ना चले जाओगे, बस
यही वो आपको कह रहा है। तो ए को जो है वो केस जूनियर सिविल कोर्ट में जो है वो फाइल करना है, क्योंकि वो लोएस्ट कोर्ट की ग्रेड है जो उस केस को ट्राई कर सकती है। आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस के लिए नहीं जा सकते। वेरी सिंपल। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। सी जो है वो क्या करना चाहता है, स्यू करना चाहता है डी को, ठीक है, फॉर अ लैंड डिस्प्यूट जो कि 12 लाख रुपए की जिसकी वैल्यू है, लैंड की वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो ऑब्वियसली लैंड के लिए स्यू कर रहा है कि हु इज द ओनर। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर पावर है, लेट्स सपोज कि जो लोअर कोर्ट है वो 10 लाख तक का मैटर सुन सकती है, तो अब लोअर कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही ओरिजिनल कोर्ट जुरिस्डिक्शन हो गया, वो कॉम्पिटेंट है, तो लोअर कोर्ट्स के पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। बेटा एक बात बता देती हूँ, सेक्शन 15 जो है वो बात करता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की, पेक्यूनरी का मतलब होता है मनी, कि किस कोर्ट में केस फाइल हो सकता है, किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। समझ में आई बात? तो बस ये कुछ केसेस हैं, इन्हें आप अपने लेवल पे रीड करेंगे, पीडीएफ तो आपको बच्चे मिल ही जाएगा, तो यू विल रीड दीज केसेस। तो बस सेक्शन 15 जो है वो बहुत रिजिडली मैंडेटरी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बट कोर्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप जो है वो हायरार्की को फॉलो करें। अगर सूट जो है वो रॉन्गली इंस्टीट्यूट हुआ है हायर कोर्ट में, तो कोर्ट जो है उसको प्रॉपर कोर्ट में भेज भी सकता है, ये कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो होना चाहिए, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन सारे होने चाहिए, राइट। तो बस 15 आपको यही सिंपल सी बात बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। मुझे बताओ यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? क्लियर टिल हियर? हरी अप, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्लियर टिल हियर? हाँ जी, शांतनु, गौरव, टेल मी। ये पीपीटी आपको मिलेगी तो आप इससे पूरा गो थ्रू भी करेंगे चीजों को। गुड। अब आइए, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। तो ये आपको पूरा एक सेक्शन एक चीज बता रहा है, ए से एफ तक के क्लॉज दिए हुए हैं, प्रोवाइजो दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब आप इसको बहुत आराम से पढ़िए, चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो आपको कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट टू एनी पेक्यूनरी और अदर लीगल लिमिटेशंस, कुछ सूट्स जो है वो कहाँ पे फाइल होंगी, ठीक है, कहाँ पे फाइल होंगी। ध्यान से जो है वो क्लॉजेस को पढ़िएगा, ए से एफ तक के क्लॉजेस हैं। अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं टू रिकवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप एक सूट फाइल कर रहे हैं टू रिकवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, या आप सूट फाइल कर रहे हैं फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या आप सूट फाइल कर रहे हैं फॉर फॉरक्लोजर, सेल या रिडम्पशन, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट्स हैं, या आपको कोई कॉम्पनसेशन लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या फिर आप कोई क्या कहते हैं साथ साथ सूट फाइल कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अटैच्ड है, ठीक है, उसकी। तो देखो ये ए से एफ तक के क्लॉजेस आपको क्या कहते हैं, ये एफ तक के क्लॉजेस आप क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। shall be instituted in the court where local limits of jurisdiction property is situated। तो वो आपको कह रहा है ए से एफ तक के मैटर्स में केस कहां फाइल होगा, केस फाइल होगा वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी को हम 17 में कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम 17 में कंटिन्यू करेंगे। चाहे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करना हो, ठीक है, ध्यान से देखो,
चाहे पार्टीशन हो, चाहे फॉरक्लोजर रिडम्पशन सेल हो, चाहे क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई आपके राइट्स हो, चाहे कॉम्पनसेशन हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो कि अटैच या डिस्ट्रेन में है, सबके लिए केस फाइल होगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। समझ में आई बात? बस वो यही बात कह रहा है, सारी जगह ए से एफ में केसेस फाइल होंगे जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बचा। अब वो आपको क्या कह रहा है, अगर रिलीफ आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड ऑन देयर बिहाफ, तो सूट कहां पे फाइल हो सकता है? मतलब कि कोई बेनिफिट, कोई चीज जो कि आपको बिना डिफेंडेंट, सिर्फ आप डिफेंडेंट वो काम कर दे और आपको मिल जाए, डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से मिल जाए, तो सूट कहां फाइल होगी? सूट फाइल हो सकती है जहां डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट वर्क्स फॉर गेन या कैरी ऑन बिजनेस करता है। और यहां प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्रॉपर्टी इंडिया में है। तो देखो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो भी सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो फाइल होगी एक ऐसी जगह पर, उस जूरिसडिक्शन में जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। फिर बता रही हूं, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड की प्रिंसिपल है, इसको याद रखना। कोर्ट्स का भी तो कोई टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन होना चाहिए ना, तो बस जहां पर घर है उधर ही लोकल जूरिसडिक्शन, उसी के लोकल जूरिसडिक्शन में कोर्ट में केस फाइल होगा, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल्स देख लो, अब कि ए का घर जो है वो जयपुर में है, बी ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। अब ए जो है वो सूट कहाँ फाइल करेगा? ऑब्वियस ही बात है यार, जयपुर में फाइल करेगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी जयपुर में लोकेटेड है। वो दिल्ली में क्यों फाइल करेगा? अगर वो दिल्ली में फाइल करता है क्योंकि बी दिल्ली में रह रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हो तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का केस वहीं फाइल करोगे जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब देखो, पार्टीशन का सूट है, ब्रदर्स के बीच में झगड़ा है, उनका एंसेस्ट्रल लैंड पटना में है, एक भाई पार्टीशन चाहता है, बी क्लॉज आ गया ना, बी क्लॉज आ गया, तो प्रॉपर्टी का जो सूट है वो कहां पे फाइल होगा? पटना में होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पटना में लोकेटेड है ना। बस अब पर्सनल ओबीडियंस का एग्जाम्पल देख लो, ए ने स्यू किया बी को फॉर डैमेजिंग हिज हाउस इन लखनऊ। ए का कोई घर था लखनऊ में, बी ने उसको डैमेज कर दिया था। बी डज नॉट ओन दी हाउस, बी का जो है, ठीक है, वो बी का वो हाउस नहीं है। एक्सेप्शन 3 कहता है कि अगर प्रोवाइजो है कि अगर पर्सनल ओबीडियंस से डिफेंडेंट के मिल सकता है तो सूट कहीं पे भी फाइल हो सकता है जहां से प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उससे अलग। तो अगर रिलीफ ग्रांट किया जाता है बाय बीज पर्सनल कंप्लाइंस, तो ए जो है वो केस कहीं पे भी फाइल कर सकता है, लखनऊ में भी, और अगर बी दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में भी। अब पर्सनल ओबीडियंस कैसे हुआ? कि उसने पैसे लेने हैं, कि तुमने मेरे घर पर डैमेजेस कॉज किए हैं, तो अब तुम मेरे घर को तो ठीक कैसे कराओगे, बट आई नीड मनी फॉर दैट। तो वो कहीं पे भी फाइल हो सकता है जहां पे डिफेंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, वर्क्स फॉर गेन करता है। लखनऊ में भी हो सकता है, प्लस इन जगह पे भी हो सकता है जहां डिफेंडेंट रहता है। हमें लग रहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही नहीं, बट अब हमें तो डैमेजेस उसने किए हैं, तो हमें डैमेजेस के लिए पैसे चाहिए, तो हम वहां से कर सकते हैं। तो केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है हर्षद चिमनलाल मोदी का, आप इसे रीड कर लेंगे। तो आपको पता चला कि टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, सूट्स आपको पता ही चल गए कैसे किस तरीके के हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर डिफेंडेंट से ही आपको पैसे लेने हैं, किसी और चीज का कोई रोल नहीं है, तो आप कहीं पे भी केस फाइल कर सकते हैं जहां डिफेंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, वर्क्स फॉर गेन करता है। और आप इसे अपने म्यूचुअल कंसेंट से वेव नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर्टी तो पटना में, आप कह रहे हैं जब हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया कि हम तो दिल्ली में करेंगे, कैन नेवर डू दैट।
और प्रॉपर्टी इंडिया में ही होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है वो फॉरेन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो बस सेक्शन 15 अगर आपको पेक्यूनरी के बारे में बता रहा था, तो सेक्शन 16 आपको टेरिटोरियल के बारे में बता रहा है। आपको टेरिटोरियल के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है वहां होगा, स्पेशल केसेस का एक्सेप्शन अलग है। 17 पे आ जाओ। 17 कह रहा है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी जो है वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, तो सूट कहाँ पे फाइल होगा? तो सूट कहाँ पे फाइल होगा? तो सूट कहाँ पे फाइल होगा? देखिए, तो आप कहाँ पे करेंगे सूट फाइल? तो आपको कह रहे हैं कि अगर वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लोकेटेड है मोर देन 1 कोर्ट एरिया में, एक से ज्यादा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, तो केस फाइल होगा इन एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स एज लॉन्ग एज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज विद इन दैट कोर्ट्स लिमिट्स। तो केस कहीं पे भी फाइल हो सकता है, इट इज योर डिस्क्रिशन, कहीं पे भी फाइल हो सकता है, ठीक है। बस उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उतने वैल्यू का केस सुनने की। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, पहले आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 2 बॉर्डर्स के बीच में है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है, तो आप जो है कहीं पे भी केस फाइल कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप किसी भी एक कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, बस उस कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन होना चाहिए उसे सुनने का। तो आप देखिए, एक लैंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, मिस्टर ए के पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिस्ट्रिक्ट एक्स और डिस्ट्रिक्ट वाई 2 में सिचुएटेड है। किसी ने इलीगली उसमें एंटर कर लिया और क्रॉप्स को डैमेज कर दिया, ठीक है, तो मिस्टर ए जो है वो अब केस फाइल करना चाहते हैं। तो 17 के हिसाब से चाहे किसी में भी हो वो कहीं पे भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वो चाहे वो वहां पे केस फाइल कर सकते हैं एक्स या वाई में। समझ में आई? बस उस कोर्ट के पास उतना सुनने के लिए होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो लगती है एक म्यूनिसिपैलिटी ए में और पार्टली म्यूनिसिपैलिटी बी में। अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, तो केस किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में फाइल हो सकता है, बस प्रोवाइडेड उस कोर्ट के पास जो है उतना पेक्यूनरी लिमिट होना चाहिए, बस इतनी सी बात आप समझ लो, ठीक है। तो वो आपको क्या कह रहा है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल है, ठीक है। लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीपल जूरिसडिक्शंस में है, तो आपके पास चॉइस है, आप किसी भी पार्ट में जो है वो उसको, जिस भी पार्ट पे वो सिचुएटेड है आप किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं जहां जहां वो सिचुएटेड है, किसी का मतलब ही जहां जहां वो सिचुएटेड है, ठीक है। बट एक चीज का याद रखना, जो कोर्ट आपने चूज की है उसके पास पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन होना चाहिए केस को सुनने का, उसके पास पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन होना चाहिए केस को सुनने का। तो बस ये कुछ केसेस हैं, आप जो है इन्हें देख लेंगे। तो बस लॉ आपकी कन्वीनियंस को सपोर्ट कर रहा है कि मल्टीपल सूट्स ना हो। अगर आपका जो है वो प्रॉपर्टी एक या एक से ज्यादा बॉर्डर में सिचुएटेड है, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं जिनके पास टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन है, प्रोवाइडेड उनके पास उतना ही पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन भी होना चाहिए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जूरिसडिक्शन में फॉल करती है तो आप किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं, बस वो एलिजिबल होने चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ द सूट आपका सुनने के। तो ये सेक्शन बनाया ही इसलिए गया है कि हम चीजों को जो है वो सिंपल कर सके, तो आप मुझे बताइए यहां तक आपको क्लियर है? हरी आप मुझे फटाफट बताएंगे कि ये आपको क्लियर है? बेटा अगर ये आपको क्लियर है तो आप जो है मेरे कहने से एक बार 18, 19 और 20 पढ़िए। अगर ये आपको क्लियर है तो आप मेरे कहने से 18, 19 और 20 को रीड कीजिए, बताइए मुझे।
सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। अभी तक जितना हमने पढ़ा है एक बार डायरेक्ट से उसको रिकॉल कर लो और 18, 19 और 20 पढ़ो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट दे रही हूं। 18, 19 और 20 पढ़ो और पिछला देखो कि कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हरी अप। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। प्लीज रीड इट सो दैट अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बता सकूं। हाँ जी बताइए, देखा आपने? बताइए। हम्म। देखिए, यस शांतनु गौरव बताओ। कोई डाउट है? शांतनु गौरव। चलिए, अब वो कह रहे हैं कि जहां पर अनसर्टेनिटी है, हाँ उस पर मैं आऊंगी तो मैं गौरव आपको बताती हूँ। देखिए, वो आपको क्या कह रहा है, 18 आपको कहता है कि जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर क्लियर नहीं है कि कौन से कोर्ट में जो है वो केस फाइल होना चाहिए, वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी, तो ऐसे केसेस में आप जो है, अगर आपको जेन्युइन अनसर्टेनिटी लग रही है तो आप केस फाइल कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड वैल्यू। ठीक है, कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगी अनसर्टेनिटी, आप बताएंगे कोर्ट को कि देखो मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली का ही जुरिस्डिक्शन है, नहीं है तो आप देख लो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही लोग डिसाइड कर सकते हो। और अगर मान लो अनसर्टेनिटी है और मान लो जुरिस्डिक्शन नहीं भी था, फिर भी कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया तो वो जजमेंट वैलिड है, वो जजमेंट वैलिड है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की गई है,
पर किसी ने बाद में ऑब्जेक्शन रेज किया है कि कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो एपेलेट या रिविजनल कोर्ट जो है ऐसे ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेज करना था तो आप पहले करते, अब बाद में ऐसे ऑब्जेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। बट अगर आपने जो है क्या कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो जब केस फाइल हुआ है तो तब करना चाहिए था। और अगर मान लो अब क्या हुआ कि एक डिस्प्यूट जो है वो 5 लाख का था, तो आपने जूनियर कोर्ट में कर दिया, बट आपको आगे आगे जाके पता चला कि अरे यार ये तो मामला 20-25 लाख तक का जा रहा है, तो जब केस फाइल करना था तब तो वहां पे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो अब में हमें बाद में पता चला है तो हम बाद में ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो आपको कोर्ट को ये बात प्रूव करनी है। और अगर कोई रॉन्ग जुरिस्डिक्शन है तो उससे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो आप एक इमेजिन करो सिचुएशन जहां पर बाउंड्रीज जो है वो 2 कोर्ट्स की हैं, ठीक है, पर क्लियरली मार्क्ड नहीं है। अब कोई केस फाइल करना चाहता है, अब वो केस फाइल करना चाहता है पर वो श्योर नहीं है कि उसको कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 18 आपकी मदद करता है और वो आपको कहता है कि जब कोर्ट्स खुद भी श्योर नहीं है कि क्या कहते हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके, तो केस कहीं पे भी फाइल हो सकता है, और अगर वो जजमेंट आता है तो वो जजमेंट वैलिड कहलाता है। बट हाँ, कोर्ट जो है इस बात को नोट कर लेगा कि देखो अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन, और हमने ये इसलिए लाया है कि जिससे डिले ना हो, कि अगर भाई हमें पता ही नहीं है कि भी किसकी बाउंड्री में जाएगा, अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखो आपको क्या कह रहा है, एक पीस ऑफ लैंड है जो कि 2 विलेजेस के बीच में लगता है, ठीक है, ए और बी के। तो विलेजेस जो हैं वो कोर्ट एक्स और वाई के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लैंड की डिस्प्यूटेड है और क्लियरली मैप पर डिफाइंड नहीं है। अब भाई पार्टी तो परेशान है कि कहाँ केस फाइल करूं। तो अब अगर वो केस फाइल करना चाहते हैं, अब मिस्टर जेड जो है वो केस फाइल करना चाहते हैं, तो 18 आपको कहता है कि चाहे वो कोर्ट एक्स में कर दे चाहे को कोर्ट वाई में कर दे, बस ये है कि बता दें कि देखो अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्ड कर लें कि देयर इज अनसर्टेनिटी, और कोई भी कोर्ट जो है चाहे एक्स या वाई अगर उसको सुनेगा तो वो बिल्कुल जजमेंट फुली वैलिड है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि एक केस जो है वो कोर्ट एक्स में फाइल हुआ, एक हाउस था जो 2 कोर्ट के बाउंड्रीज में लगता था, एक्स और वाई के, ठीक है। कोई स्टेटमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी इनिशियली रिकॉर्ड नहीं की गई, केस जो है वो आगे बढ़ा, डिग्री जो है वो आई, अपील में लूजिंग पार्टी कहती है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि एक्चुअली वाई के जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है और एक्स कोर्ट ने इसको किया है। कोर्ट ऐसे ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। तो अपीलेट कोर्ट जो है वो ऐसे ऑब्जेक्शन को एंटरटेन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अगर आप जो है वो जेन्युइनली आपको पता था कि कोर्ट वाई का जुरिस्डिक्शन है, एक्स का नहीं है, तो जब आपने फाइल किया था, जब फाइल हुआ था केस, आप तब बोलते, ठीक है। और अगर किसी केस में, ठीक है, अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि भी क्या कहते हैं कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तब कोर्ट आपको सुन सकती है, या आप ये कोर्ट में प्रूफ कर दें कि भी इससे पहले मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला है, तब आपको कोर्ट अलाउ करेगी। बट अगर आपको तब भी पता था और आपने तब नहीं रेस किया तो कोर्ट अब आपको अलाउ नहीं करेगी। तो बस हम ये कह रहे हैं कि चीजों का मिसयूज ना हो। तो अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन क्या है? व्हेन इट इज नॉट क्लियरली नोन विच कोर्ट हैज द अथॉरिटी ओवर द प्रॉपर्टी, कि क्लियरली पता ही नहीं है कि कौन सी कोर्ट की जो है वो अथॉरिटी है प्रॉपर्टी पे, तो कोर्ट जो है वो अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड करके जो है वो केस फाइल कर देता है, ठीक है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अगर आप कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले मुझे नहीं पता था, या फिर जो है क्या कहते हैं इनजस्टिस हो रहा है तब, ठीक है। तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट फिर सुन सकता है, कोर्ट सुन सकता है, ठीक है। तो केसेस आप लोग अपने हिसाब से रीड कर लेंगे। तो बस 18 आपको क्या बताता है कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लाइक जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे जस्टिस इज द प्रॉपर थिंग, ठीक है। तो आपको वही, अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करके फिर आप जो है वो बता दीजिए, ठीक है। तो सेक्शन 18 ये चार्ट्स आपको बहुत मदद करेंगे। बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के जुरिस्डिक्शन की। जब अनसर्टेनिटी है तो पर्पस ये है कि सूट जो है वो आसानी से फाइल हो जाए, और अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो रिकॉर्ड हो जाए। अपीलेट कोर्ट में अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो आप प्रूव करेंगे कि पहले मैं इसे रेज कर ही नहीं पाया या इनजस्टिस हो रहा है, लैंडमार्क जजमेंट मैंने आपको दे ही दिया है, और लैंड जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में सिचुएटेड है।
राइट। 19 बहुत सिंपल है, वो बात करता है मूवेबल की। 19 बहुत सिंपल है, वो बात करता है मूवेबल की। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स, ठीक है। तो पर्सन के साथ गलत हो रहा है या मूवेबल्स पे गलत हो रहा है, तो इसकी इलस्ट्रेशंस भी है, इसे क्वेश्चन भी आता है पेपर में। अब देखिए 19 आपको क्या कह रहा है, किसी ने सूट फाइल किया फॉर कंपनसेशन ऑफ मनी फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, कि किसी ने किसी के साथ न्यूसेंस कर दिया, नेग्लिजेंस कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो किसी पर्सन को या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। पर्सन की तो जैसे डिफेमेशन कर दिया, असॉल्ट कर दिया, प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, ठीक है। तो सूट फाइल होगा कहाँ पर, सूट फाइल होगा द कोर्ट वेयर द रॉन्ग हैपेंड, जहां पर गलत काम हुआ है, जहां पर डिफेमेशन हुआ है, जहां पर असॉल्ट हुआ है, जहां पर डैमेज कॉज किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो या फिर फाइल हो सकता है जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, कैरी ऑन बिजनेस करता हो, वर्क्स फॉर गेन करता हो। तो अभी तक आप सिर्फ इमूवेबल 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 पढ़ रहे थे, 19 इज टॉकिंग अबाउट मूवेबल, ठीक है। दिस गिव्स द प्लेंटिफ इंजर्ड पर्सन द चॉइस ऑफ कोर्ट। तो अब हम प्लेंटिफ को चॉइस दे रहे हैं कि जहां पर गलत हुआ है वहां पे भी कर सकते हो, कॉज ऑफ एक्शन जहां राइज हुआ है या जहां डिफेंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, वर्क फॉर गेन करता है, वहां पर भी कर सकते हो। तो देखो ये सेक्शन मदद करता है कि इजीली जस्टिस मिल सके, हार्म ना हो कोई भी, ठीक है। तो अगर रॉन्ग डूअर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे है, तो हम प्लेंटिफ को कह रहे हैं कि जहां तुम्हें अच्छा लगे तुम वहां पर फाइल करो। अगर रॉन्ग पर्सन के अगेंस्ट हुआ है तो एग्जाम्पल्स ये हैं, रॉन्ग मूवेबल के अगेंस्ट हुआ है तो एग्जाम्पल्स ये हैं, पर्सन के अगेंस्ट हुआ है तो असॉल्ट, बैटरी, डिफेमेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर मूवेबल्स के लिए रॉन्ग हुआ है तो किसी व्हीकल को चुरा लिया या किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो केस कहीं पे भी फाइल हो सकता है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, वर्क फॉर गेन करता है, या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है। तो देखो ए दिल्ली में रहता है, उसने कैलकाटा ट्रैवल किया, ठीक है, और उसने जो है क्या कहते हैं बी को वहां पीटा, ठीक है। तो बी जो है वो सूट फाइल कर सकता है कहाँ पर, जहां पर डिफेंडेंट रहता है दिल्ली में, ठीक है, या कैलकाटा में भी जहां पर कॉज ऑफ एक्शन असॉल्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि कैलकाटा एक जहां पे रॉन्ग हैपन हुआ है और दिल्ली जहां पर डिफेंडेंट रहता है, राइट। यही आपको 19 कह रहा है, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब डिफेमेशन का केस देख ले, ए जो है वो दिल्ली में रहता है, उसने एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की बी के अगेंस्ट कैलकाटा में। तो बी जो है वो दिल्ली या कैलकाटा कहीं पे भी कर सकता है, क्योंकि कैलकाटा में डैमेज रेपुटेशन अकर हुई है और दिल्ली में वो रहता है, ठीक है। तो ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है, कॉम्पनसेशन के बारे में बात कर रहा है। कॉम्पनसेशन का मतलब कि आप एक मनी क्लेम कर रहे हैं, पर्सन के अगेंस्ट रॉन्ग हो रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉन्ग हो रहा है, और जहां पर डिफेंडेंट वर्क्स फॉर गेन करता है, उसका जॉब या बिजनेस है। बस केसेस आप देख लेंगे अपने आप, प्लीज केसेस आप अपने आप देखेंगे तो सेक्शन 19 सीपीसी पर्सन और मूवेबल के अगेंस्ट बात कर रहा है। कोर्ट के पास ऑप्शन है कि जहां पर रॉन्ग अक्कर हुआ है वहां पे फाइल हो सकता है केस, या जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड वर्क्स फॉर गेन करता है वहां पे हो सकता है। प्लेंटिफ की चॉइस है, प्लेंटिफ कोई भी कोर्ट जो है वो चूज कर सकता है। एग्जाम्पल्स मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप इसे देख लेंगे। तो हमने जो है वो प्लेंटिफ की कन्वीनियंस रखी है, जहां प्लेंटिफ चाहे। तो इट इज PWR, एक निमोनिक है। व्हाट इज PWR? पर्सन और प्रॉपर्टी वेयर रॉन्ग इज डन या वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स। तो P पर्सन या प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ है, ठीक है। W इज जहां पे रॉन्ग हुआ है, R जहां पे वो रिजाइड करता है। तो इट इज पावर ऑफ प्लेंटिफ टू चूज, राइट। तो इसे आप याद रखेंगे, तो इसे आप याद रखेंगे। समझ में आया यहां तक? मुझे बताइए, बताइए यहां तक समझ में आया? फिर आई विल कम टू 20।
गुड। अब आप 20 पे आओ। टेक्निकली हमें 20 तक ही जो है वो पढ़ना है, बट आगे का मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगी, आगे की स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगी, आप उसे रीड कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन वाले पार्ट को जूरिसडिक्शन में 20 तक ही आता है। Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction। ये एक पूरी कहानी है जो बात करते हैं कि अदर सूट्स की। तो बेटा ये रेजिडरी सेक्शन है। ये रेजिडरी सेक्शन है। दिस इज रेजिडरी सेक्शन। जो सिचुएशंस 16 से 19 में कवर नहीं हो रही वो 20 में फॉल करेंगी। जो सिचुएशन 16 से 19 में कवर नहीं हो रही वो 20 में फॉल करेंगी। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो वो बात करते हैं अदर केसेस का मतलब है कि देखो 16 बात कर रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी की, रिकवर वगैरह करना है। 18 बात कर रहा था, 17 बात कर रहा था एक से ज्यादा जगह है। 18 बात कर रहा था कि अनसर्टेनिटी है। 19 तो मूवेबल के बारे में ही बात कर रहा है कि पर्सन या इमूवेबल के साथ गलत हो गया है। तो अब गौरव मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। अदर का मतलब ये है, आप मुझे बताओ गौरव कि क्या अभी तक अगर मैं बात करूं रिकवरी ऑफ मनी की, कि कोई मेरे पैसे लेके भाग गया और मुझे उसके खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी का सिविल सूट फाइल करना है, तो गौरव और शांतनु आप मुझे बताओ कि क्या 16 से लेके 19 तक कहीं पे भी रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करने की बात की गई है? टेल मी, क्या कहीं पे भी रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करने की बात की गई है? शांतनु एंड गौरव, टेल मी। कहीं पे भी? बताओ, क्या अभी तक आपको पता चला कि रिकवरी ऑफ मनी का जो है वो कहां पे फाइल हो सकता है? तो अदर केसेस हो गए ये। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वहां पे डिस्कस नहीं किया गया है कहीं पे भी। तो बेटा ये सारी चीजें सेक्शन 20 में आएंगी। शांतनु, सेक्शन 9 इज टॉकिंग अबाउट यू कैन फाइल सिविल सूट। शांतनु, वी आर टॉकिंग दैट सेक्शन 9 इज सेइंग कि सिविल सूट फाइल हो सकती है। ये सीपीसी का सेक्शन 9 आपको बताता है। पर सूट फाइल कहां हो सकती है ये तो आपको आगे के सेक्शंस बता रहे हैं ना बेटा। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को लैंड रिकवर करना है तो आपको 16 का क्लॉज 1 का ए बता रहा है ना बेटा। कंफ्यूज मत हो, सेक्शन 9 आपको कह रहा है कि जो भी सूट सिविल नेचर का है वो सिविल कोर्ट में फाइल हो सकता है। पर शांतनु, कहां फाइल हो सकता है ये तो 16, 17, 18, 19, 20 बता रहे हैं ना कि आप कहां फाइल करोगे। 9 आपको ये बता रहा है कि कहां फाइल करोगे, बताओ। नाइन आपको बता रहा है सिविल सूट फाइल हो सकता है, कहां फाइल हो सकता है ये थोड़ा ना बता रहा है। तो देखो ये सेक्शन कहता है कि सूट कहां फाइल हो सकता है, और अब वो सूट इट इज नॉट अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो बात कर रहा है पर्सनल या कमर्शियल सूट्स की। तो आपको पता चला कि सेक्शन 20 जो बात करता है अदर सूट्स की, उसमें आ गए पर्सनल और कमर्शियल सूट्स। उसमें आ गए पर्सनल और कमर्शियल सूट्स। तो वो कहां फाइल होगा? क्लॉज ए आपको कहता है जहां पर डिफेंडेंट रहता है
कैरी ऑन बिजनेस करता है, वर्क्स फॉर गेन करता है, वहां फाइल हो सकता है। तो अगर किसी प्लेंटिफ का कोई डिफेंडेंट पैसा लेके भाग गया है तो प्लेंटिफ इन तीनों जगह में से कहीं पे भी फाइल कर सकता है, जहां पे डिफेंडेंट रहता हो, वर्क्स फॉर गेन करता हो, कैरी ऑन बिजनेस करता हो। दूसरी बात, वो बात कर रहा था जहां पर एक डिफेंडेंट है, जहां पर एक डिफेंडेंट है। क्लॉज बी बात कर रहा है जहां पे मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं। तो कह रहा है जहां पर मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं और वो अलग अलग जगह रह रहे हैं तो आप केस फाइल करेंगे। अगर कोई कॉमन प्लेस है, लेट सपोज ए और बी दो डिफेंडेंट हैं और ए और बी दोनों दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे पास एक कॉमन प्लेस दिल्ली हो गई। पर लेट सपोज ए और बी दो डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने तीन तीन जगह दी है, वर्क्स फॉर रिजाइड्स, कैरी ऑन बिजनेस, वर्क्स फॉर गेन, रिजाइड, कैरी ऑन बिजनेस, वर्क्स फॉर गेन। ऐसे हमने बी की भी तीन जगह दी है जहां वो रहता हो, कैरी ऑन बिजनेस करता हो और वर्क्स फॉर गेन करता हो। तो टोटल 6 जगह हो गई, टोटल 6 जगह हो गई। अगर 6 की 6 जगह कॉमन नहीं है, मतलब कि कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी है। लेट सपोज कि ए दिल्ली रहता है बट बी जो है वो कहीं और रहता है, आपने दिल्ली में फाइल कर दिया और वो कोई ऑब्जेक्शन, दूसरे डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। अदरवाइज आपको किसी कॉमन जगह पे केस फाइल करना है, अदरवाइज आपको किसी कॉमन जगह पे केस फाइल करना है। और अगर 6 की 6 जगह अलग है तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी है। तो अगर जहां पे एक से ज्यादा पर्सन है जिन्हें स्यू किया जा रहा है, डिफेंडेंट्स हैं और वो डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, तो सूट फाइल किया जाएगा किसी भी ऐसी जगह जो एक कॉमन प्लेस है, कोर्ट की परमिशन लेके। और लेट्स सपोज कि प्लेंटिफ ने जो है वो दिल्ली में फाइल कर दिया जहां पर सिर्फ ए रहता है, पर बी का उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। और अगर बी ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बी ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो फिर अब आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है यू हैव ए राइट, योर राइट हैज बीन वायलेटेड, तो बस अब वहां पे फाइल कर सकते हो। तो जहां पर चीजें हुई हैं वहां पर फाइल किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? बताइए मुझे, ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? कि अदर सूट्स के केसेस में, अदर सूट्स के केसेस में केस कहां पे फाइल हो सकता है? जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, या फिर डिपेंडेंट जहां रहता हो, कैरी ऑन बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता हो। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? बताइए मुझे। शांतनु आप बताइए। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक दूसरी स्टोरी के बारे में बात करती है, कॉरपोरेशन। कि कॉरपोरेशन के केसेस में सूट कहाँ फाइल होता है। कॉरपोरेशन के केसेस में अगर उसका मेन ऑफिस है और कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है तो वहां पे फाइल होगा। या अगर कोई ब्रांच ऑफिस है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफिस तो है ही, अगर कोई ब्रांच ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस भी है, अगर कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस पे राइज हुआ है तो फिर ब्रांच ऑफिस पे होगा। मतलब कि अगर कोई कॉरपोरेशन जिसका प्रिंसिपल ऑफिस है और कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस है वहीं केस फाइल होगा, ठीक है। अब अगर कोई प्रिंसिपल ऑफिस भी और ब्रांच ऑफिस भी है पर कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस पे हो रहा है, ठीक है, तो फिर उधर भी हो सकता है ब्रांच ऑफिस पे। पर तीसरा केस है प्रिंसिपल ऑफिस भी है, ब्रांच ऑफिस भी है, पर कॉज ऑफ एक्शन कहीं और ही हो रहा है,
ब्रांच ऑफिस पे नहीं हो रहा है तो फिर प्रिंसिपल ऑफिस का जुरिस्डिक्शन होगा। और कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज होता है वहां तो है ही है। तो अब देखें वो आपको क्या कह रहा है। मैं एक बार आपको ये पढ़ाना चाहती हूँ। देखो, चलो आपको आगे चल के पता चलेगा, पहले आप इसे देख लो। एक सेलर है जो कि कलकत्ता में है, बी एक बिजनेसमैन है जिसने दिल्ली से है, ठीक है। उसने एक एजेंट के थ्रू कलकत्ता से गुड्स जो है वो खरीदे और ए को कहा कि वो डिलीवर कर दे रेलवे के थ्रू। ए ने वो डिलीवर कर दिया, ठीक है, इन कलकत्ता। ए डिलीवर्स इन कलकत्ता। क्या बात हो रही है, एक सेलर है, बी एक बिजनेसमैन है जो कि दिल्ली से है, उसने गुड्स खरीदे एक एजेंट के थ्रू जो कि कलकत्ता में है, और ए को कहा कि वो डिलीवर कर दे गुड्स को, ठीक है। ए ने डिलीवर किया। अब ए जो है वो केस फाइल करना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बी ने पैसे नहीं दिए होंगे, तो वो कलकत्ता में भी फाइल कर सकता है, क्योंकि जो डिलीवरी हुई है वो कॉज ऑफ एक्शन कलकत्ता में हुआ है। और दिल्ली में भी कर सकता है, क्योंकि बी अपना बिजनेस दिल्ली में रन करता है। हमने कहा कि अगर ऐसे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो या तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वो गुड्स खरीदने आया, उसने कहा तुम कलकत्ता में ही जो है वो दे देना, उसने दे दिए, तो कलकत्ता इज अ कॉज ऑफ एक्शन। और अब अगर उसको पैसे रिकवर करने हैं तो वो दिल्ली भी कर सकता है, वेयर डिफेंडेंट लिव्स, मतलब रिजाइड्स, कैरी ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। देखो, ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है, सी दिल्ली में रहता है, तीनों के तीनों बनारस में मिले। बी और सी ने जॉइंट प्रॉमिस एक नोट बनाया और पैसे जो है वो ए से ले लिए, ठीक है। अब ए जो है वो सूट फाइल कर सकता है कहाँ पे, सबसे पहले तो बनारस में जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, कलकत्ता में जहाँ पर बी रहता है, या दिल्ली में जहाँ पर सी रहता है। तो कहीं पे भी केस फाइल हो सकता है, बट कोर्ट की परमिशन चाहिए, क्योंकि कोई कॉमन प्लेस नहीं है। अगर वो करता है इन दोनों में से किसी भी जगह पे तो उसको कोर्ट की परमिशन चाहिए। और कॉज ऑफ एक्शन के लिए तो वो कभी भी कहीं पे भी कर सकता है, कॉज ऑफ एक्शन के लिए तो वो बिना कोर्ट की परमिशन के भी कर सकता है। बट अगर वो कलकत्ता कर रहा है पर दूसरा वाला कहीं और रहता है, तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कर सकता है, पर कॉज ऑफ एक्शन पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। केस लॉ आप रीड करेंगे। अब देखो, एक सेलर है जो कि बॉम्बे में रहता है, ठीक है। बी एक बायर है जो कि पुणे में रहता है, ठीक है। गुड्स जो है वो नागपुर में डिलीवर हुए। अब जब गुड्स डिलीवर हुए तो बी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो अब ए कहाँ कहाँ सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। ए कहाँ कहाँ सूट फाइल कर सकता है, इन मुंबई where A lives and part of cause of action arises like offer made have arisen in Pune। ये बॉम्बे में ना वो A रहता है इसलिए नहीं, बॉम्बे में पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है इसलिए। A का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, प्लेंटिफ के रहने से कोई मतलब नहीं है। या जहाँ डिफेंडेंट रहता है, या नागपुर जहाँ पर गुड्स डिलीवर हुए हैं, ठीक है। ए लिव से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लेंटिफ कहाँ रहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, ए ने बी को स्यू किया जो कि चेन्नई में रहता है, एंड ए सीयूज बी जो चेन्नई में रहता है, एंड सी को जो बैंगलोर में रहता है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ चेन्नई में, तो ए जो है वो चेन्नई में भी फाइल कर सकता है, ठीक है। या फिर वो जो है बैंगलोर भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। और अगर कोई कॉमन प्लेस नहीं है तो उसको कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो अब देखो, सिंपल भाषा में वो आपको क्या कहना चाहता है, डिफेंडेंट जहां पर रहता है, खाता पीता है, वर्क्स फॉर गेन करता है, वहां पे हो सकता है, ठीक है। अगर एक ही डिफेंडेंट है, वन ऑफ मेनी डिफेंडेंट्स, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो कोर्ट की परमिशन लेनी है, या जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे हो सकता है। तो सेक्शन 20 आपको अलाउ करता है प्लेंटिफ की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कि कहाँ पर प्लेंटिफ केस फाइल कर सकता है। तो जनरल केसेस में जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या
जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड 4 प्लेस। तो इन 4 जगह केस फाइल हो सकता है। ठीक है, अब कॉरपोरेशन के केस में भी उन्होंने हमें बताया है। देखो, कॉरपोरेशन के केस में कह रहे हैं जहां पर हेड ऑफिस है या जहां पर ब्रांच ऑफिस है, पर ब्रांच ऑफिस पे कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो अब देखो वो आपको क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर आपके पास हेड ऑफिस है, आपके पास हेड ऑफिस है, ठीक है, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन वहां अराइज हुआ है या नहीं हुआ है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा हेड ऑफिस में केस फाइल कर सकते हैं। जहां पर हेड ऑफिस है आप हमेशा केस फाइल कर सकते हैं, बेशक कॉज ऑफ एक्शन वहां अराइज हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब हेड ऑफिस के साथ आपके पास ब्रांच ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो आप केस फाइल कहाँ कर सकते हैं, जहां पर ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, जहां पर ब्रांच ऑफिस है वहां पर आप केस फाइल कर सकते हैं। पर अब आपके पास ब्रांच ऑफिस है, मेन ऑफिस तो है ही, पर आपका कॉज ऑफ एक्शन यहां अराइज नहीं हुआ है। तो जहां ब्रांच ऑफिस है आप केस कभी भी वहां फाइल नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। इस केस में आप केस कहाँ फाइल करेंगे, जहां पर या तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या जहां पर आपका हेड ऑफिस है, या जहां पर आपका हेड ऑफिस है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, मतलब हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है और कोई कॉज और कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो जहां पर हेड ऑफिस है या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर, या आपका जो है हेड ऑफिस है पर ब्रांच ऑफिस भी है, पर कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस पे हो गया है, तो जहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहां पर, मतलब ब्रांच ऑफिस पर, वहां पे हो सकता है। और अगर आपका जो है ब्रांच ऑफिस है पर कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस पे नहीं हुआ है, तो जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां, या जहां हेड ऑफिस है वहां, बस। तो ABC लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है, कस्टमर ने चेन्नई में गुड्स को ऑर्डर किया, चेन्नई ब्रांच से डिलीवरी नहीं हुई, कस्टमर जो है वो स्यू करना चाहता है। ठीक है, तो दिल्ली उनका हेड ऑफिस है, कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली अराइज ही नहीं हुआ है, सूट फाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ब्रांच ऑफिस चेन्नई था, ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है, तो ब्रांच ऑफिस पे सूट फाइल हो सकता है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस पे हुआ है। और अगर अब कस्टमर जो है वो प्लेस ऑफ ऑर्डर बॉम्बे कर दे मेल के थ्रू, और कोई भी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन्नई में हुआ ही ना हो, ठीक है, चेन्नई में हुआ ही ना हो, और ABC लिमिटेड की ब्रांच जो है वो चेन्नई में है, तो अब देखो वो क्या कह रहा है आपको, हेड ऑफिस जो है वो जो है वो है, कॉज ऑफ एक्शन हुआ है तो कर सकते हैं, चेन्नई में ब्रांच ऑफिस है पर कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ है, तो ब्रांच ऑफिस पर सूट फाइल नहीं होगा, तो ब्रांच ऑफिस पे सूट फाइल नहीं होगा। ठीक है, कुछ केस लॉज हैं, आप इन्हें देखेंगे। तो बस अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर उनका हेड ऑफिस है तो वहां पे हमेशा सूट फाइल हो सकता है, ब्रांच ऑफिस है तो वहां पे सिर्फ तभी होगा सूट फाइल अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वरना ब्रांच ऑफिस की जगह पर कभी भी केस फाइल नहीं होगा। बताओ यहां तक क्लियर हो गया, टेल मी, यहां तक क्लियर है आप सबको? शांतनु, रिकवरी ऑफ मनी के सूट के लिए हमने 4 जगह दी तो है, ये तो कॉरपोरेशन का मैटर है। देखो दी तो है, जहां पे डिफेंडेंट रहता है, वर्क्स फॉर गेन करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कुछ समझ में आया, भेजे में बात गई? बताओ।
शांतनु, रामायण खत्म हो गई और आप कह रहे हो सीता कौन था? शांतनु, आई रियली वॉन्ट टू आस्क कि बेटा आप मुझे बताओ कि कौन से सेक्शन नंबर में होगा। 16, 17, 18, 19 को चेक करो। 16 रिमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, 17 रिमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, 18 अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है, 90 कह रहा है कि पर्सन या मूवेबल के साथ गलत हुआ है, 20 बात कर रहा है अदर केसेस की। तो क्या 16 से 19 कहीं पे भी रिकवरी ऑफ मनी की बात हो रही है? तो रिकवरी ऑफ मनी का केस कहाँ फाइल होगा? सेक्शन 20 में, अदर सूट्स में। यस गौरव, शांतनु, हरी अप, टेल मी। बेटा हम जूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो 15 से 20 सेक्शन देखो तो सही जूरिसडिक्शन के। हाँ जी गौरव बताइए। शांतनु ऐसे ओके मत लिखो, समझ में आई है बात? शांतनु ऐसे ओके मत लिखो, बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमें 21 से 25 करना नहीं है, मैं आपको नोट्स इसके दे रही हूँ, आप इसे रीड कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ जूरिसडिक्शन ही करना है। 9 से 20 लाइक 9 एंड 15 एंड देन 16 से 20। तो आप इसे रीड कर लेंगे, आप इसे रीड कर लेंगे, मैं ये आप ही के लिए दे रही हूँ, आप इसे रीड कर लेंगे कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। आप इन क्वेश्चन देखो, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको इसे रीड करना पड़ेगा, आपको इसे रीड करना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा, लाइक जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो मैंने 21 से 25 स्लाइड्स में डाल दिया था, मैंने बाद में देखा कि आपका सिर्फ 20 तक है, कि सिर्फ आपका 20 तक है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप 21 से 25 सेल्फ रीड करेंगे। मैंने ये दिया है आपको, मेरी रिक्वेस्ट है आप 21 से 25 सेल्फ रीड करेंगे। और कोई डाउट अगर आपको आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। मैंने आपको पूरा सब कुछ दे दिया है, ठीक है? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सेक्शन 21 से 25 जो है वो सेल्फ रीड करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी टेलीग्राम आईडी है @kiffy_agarwal। तो अगर कहीं आपको डाउट आता है तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं दैट आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस बैच और मेरे को इसमें प्रॉब्लम है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, लिख के देखने हैं। क्वेश्चन है कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कोई सूट सिविल नेचर का है, किन दोनों में से कौन सा सूट सिविल नेचर का है या नहीं है, ठीक है? राइट टू टेक आउट रिलीजियस प्रोसेशंस, प्रभात फेरी वगैरह निकालना, और राइट टू फ्रेंचाइज। राइट टू फ्रेंचाइज तो आप पूरा अच्छे से रीड करेंगे 9 को और फिर इसका आंसर देंगे कि क्या जो है ये सिविल नेचर का है या नहीं है। फिर
सिविल नेचर का मतलब क्या होता है, सेक्शन 9 क्या बताता है। फिर वो कह रहा है प्लेंटिफ जो कि एक क्रिश्चियन है रिलीजन से, उसने चैलेंज किया एक्स कम्युनिकेशन को बाय फाइलिंग अ प्लेंट इन अ सिविल कोर्ट। द प्लेंट रेजिस्टेड बाय आर्ग्यूइंग दैट मेयर क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, कि सिर्फ रिलीजन पे बेस था, तो क्या वो सिविल नेचर का है या नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडेंस की तरह आंसर कीजिए। फिर ये वाला क्वेश्चन है कि ए रिजाइड करता है शिमला में, वो कोलकाता में और दिल्ली में, ये हमने किया है, ठीक है। वो रिकवरी ऑफ का सूट फाइल करना चाहता है, बी और सी जुरिस्डिक्शन को जो है वो कर रहे हैं, तो कहाँ पे होगा, कैसे आप ऑब्जेक्शन डिसाइड करेंगे, ये आंसर आप लिखेंगे। इन केसेस में कौन सा प्रॉपर प्लेस होगा सूट फाइल करने का, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट है, मीन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट है, स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस है, टॉर्ट के लिए है, कस्टडी के लिए है। तो आप 16, 17, 18, 19, 20 पूरा देखेंगे कि कहाँ केस फाइल हो सकता है। ऐसे ही फिर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक प्लेंटिफ जो है वो फरीदाबाद का रेजिडेंट है, उसने डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया, डिफेंडेंट गुड़गांव का रेजिडेंट है, ठीक है, और प्रॉपर्टी का हाफ शेयर सिचुएटेड है गाजियाबाद में। तो क्वेश्चन पूरा रीड करके बताएंगे कि कहाँ पर जुरिस्डिक्शन बनता है, ठीक है। अब मॉडल आंसर देख लीजिए, मैंने आपको प्रोवाइड करा है सो दैट आपको हेल्प हो जाए। एक राइट टू प्रॉपर्टी पे सवाल है, ठीक है, रिलीजियस राइट और सेरेमनीज पे, तो मैंने आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा है, आप इसे पढ़ेंगे, आप पूरा इसका आंसर देखेंगे। फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है कि प्लेंटिफ जो है वो फरीदाबाद का रेजिडेंट है, सूट फाइल किया उसने दिल्ली कोर्ट्स में डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जो कि दिल्ली का रेजिडेंट है, फॉर अ डेक्लेरेशन दैट ही हैज ए हाफ शेयर इन हाउस सिचुएटेड इन कानपुर, कि उसमें उसका हाफ शेयर है जो हाउस सिचुएटेड है कानपुर में, और 50,000 रुपए के लिए जो बैंक में डिपॉजिट है। डिफेंडेंट ने जो है वो रॉन्गफुली हाउस को रजिस्टर करा लिया है अपने नाम पे, तो कहाँ सूट फाइल होगा। डिफेंडेंट ने जो है कॉन्टेस्ट किया सूट कि दिल्ली कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप बताएंगे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहाँ का है, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, 16 सेक्शन क्या कहता है, कहाँ कहाँ सूट फाइल हो सकता है, पूरा 16 सेक्शन मेंशन करेंगे। इस प्रेजेंट केस में सूट फाइल करना है फॉर डिक्लेरेशन, तो कहाँ पे फाइल होगा। डिक्लेरेशन की बात कहाँ कर रहा था कि अगर राइट वगैरह को लेके जो है वो डिस्प्यूट है, तो इसीलिए कानपुर कोर्ट का जो है वो जुरिस्डिक्शन है। तो डिफेंडेंट ने जो पॉइंट रेज किया है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ही जो है वो वहाँ बनता है 16D के हिसाब से जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो बस वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, बट अगर कोई एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है तो क्या होगा। तो बस आप चीज़ें पूरी लिख देंगे। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब क्या है, कोई केस लॉ आपको पता है तो आप केस लॉ लिख देंगे। एक्सप्रेसली बार्ड क्या होता है, इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है, बस। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बहुत डिटेल में भी बताऊंगी, कि आपको कितने क्वेश्चन में कितने नंबर में कैसे लिखना है। जुरिस्डिक्शन रिकवरी ऑफ मनी का कैसे होगा, अभी अभी हमने पढ़ा ना, सेक्शन 20 बताता है, तो सेक्शन 20 के हिसाब से आप चीज़ों को आंसर कर देंगे। रिकवरी ऑफ अमाउंट का केस फाइल कर रहे हैं तो कहाँ होगा, कैसे सूट मेंटेनेबल होगा, ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है। 21 का मैंने एक आपको आंसर दे दिया है, सो दैट यू विल बी एबल टू रीड, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि आंसर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को आंसर करो। ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट मेरठ में, एंड मूव्स एन एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। फिर उसको चैलेंज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकती है, तो 25 पिक्चर में आ गया, आप 25 तक रीड करेंगे। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शांतनु एंड गौरव, एवरी जो ये क्लास ले रहा है, आपको क्या करना है, देखो, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वेंसडे को,
ठीक है, आपको करना है सबसे पहला काम, रीड बेयरेक्ट। और आप बेयरेक्ट कहाँ से पढ़ेंगे, मतलब बेयरेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, 9, 15 से लेके 25। फिर जो मैंने आपको पीपीटी दी है, आप इसे रीड करेंगे प्रॉपरली। नहीं बेटा नहीं, रम्हार नहीं, आप ऐसे उसको कंसिडर नहीं कर सकते। वो आपको बात कर रहा है कि गलत हुआ है पर्सन के साथ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, किसी ने आपकी कार को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो बेटा हम उसको 19 में नहीं लेते। रम्हार हम उसको 19 में बिल्कुल भी नहीं लेते बेटा। आप एक बार रीड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनका आंसर लिखेंगे। मैंने आपको 6 मॉडल आंसर दिए हैं, आप इन्हें रीड करेंगे। लेक्चर 2 आपका जो है वो वेंसडे होगा, तब तक आप इन सेक्शंस पे ये काम करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो चाहे आप मुझे टेलीग्राम पे भेजें या आप मुझसे क्लास में पूछें, चाहे आप मुझे टेलीग्राम पे भेजें या आप मुझसे क्लास में पूछें। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेस आप जुडिस, रेस जुडिकाटा वगैरह होगा। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी आप टेंशन मत लो, आज पहली क्लास है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगी कि बेटा देखो मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार 19 को रम्हार पढ़ के देखो। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल्स। बेटा 19 में आप सूट फाइल कर रहे हो, कंपनसेशन मांग रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ है। वहां पे कहाँ लिखा है कि आप मनी रिकवरी का सूट फाइल कर रहे हो? वहां पे आप कह रहे हो रम्हार कि आप कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर रहे हो, कि मुझे डैमेजेस चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। अपने पैसे मांगना क्या डैमेजेस या कॉम्पनसेशन में आता है रम्हार? प्लीज टेल मी। वो बात कर रहा है कि किसी ने आपके साथ टॉर्ट कर दिया है, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, इस तरह से कर दिया है। बताओ रम्हार, अपने पैसे मांगना क्या डैमेजेस या कॉम्पनसेशन है? टेल मी रम्हार। चीजें आपको फिर समझ में आएंगी। वो आपको कह रहा है कि 19 स्पेसिफिकली बता रहा है कि आप सूट फाइल कर रहे हो कॉम्पनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए, कि भाई मेरे साथ गलत किया है, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान किया है। अपने पैसे मांगने में विच डैमेजेस यू आर टॉकिंग अबाउट? अपने पैसे मांगना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने कहा था मेरे पैसे वापस करेगा, पर इसने मेरे पैसे वापस नहीं करे, तो बच्चे ये डैमेजेस थोड़ी ना हुए, ये तो अलग से सूट फाइल होगा रिकवरी ऑफ मनी का। 19 बात करे कि आप सूट फाइल करे हो, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ गलत कर दिया है। राइट? तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी पीपीटीज आपको नहीं मिलेंगी कहीं और। आप पीपीटी की थॉरो रीडिंग लो। अगर आपने बैच लिया है तो इस बैच को ईमानदारी से स्लाइड्स को पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो और आंसर लिखने की कोशिश करो। इस बैच का पर्पस फेल हो जाएगा इफ यू विल नॉट राइट आंसर्स। मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए।
एंड मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देती हूँ कि जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो, और जो 6 मॉडल आंसर मैंने आपको दिए हैं वो, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 5 क्वेश्चन और आपको मिले हैं लिखने के लिए, 11 क्वेश्चंस आपको एक टॉपिक, इन टॉपिक से, जूरिसडिक्शन वाले टॉपिक से मिल गए, इससे बाहर नहीं आएगा, और कुछ आपको सैटरडे को टेस्ट में भी मिलेंगे, और मैंने आपको मॉडल आंसर भी दिया है। तो बेटा आप इसे रिवाइज करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। क्लियर एवरीवन? क्लास को एंड कर सकते हैं, प्लीज मुझे बताओ। हरी अप, टेल मी। रमहार मैं ना टीम को बोलती हूँ, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। रमहार मैं टीम को बोलती हूँ, आपसे कनेक्ट कर लेंगे। आपको एक स्पेसिफिक जगह पे भेजने होते हैं आंसर, तो वो फिर आपको चेक करके दे देंगे। आई थिंक वो शायद आपके टेस्ट के आंसर चेक करेंगे या ऐसा कुछ है, मैं एक बार पूछ के आपको बता दूंगी। बताओ बेटा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एंजॉय किया क्लास को? मैं आज पूछ के बताती हूँ, मैं आज पूछ के बताती हूँ कि ये वाले मॉडल आंसर चेक किए जाएंगे या नहीं, या टेस्ट चेक होगा, मैं वो पूछ के बताऊंगी। वरना आप खुद लिख के अपने आप इतने एनालाइज करना। चलो समझ में आया तो फिर हम परसों मिलेंगे। अब गौरव पता नहीं कहाँ चला गया है। समझ में आया तो हम परसों मिलेंगे। अब ऑल्टरनेटिव डेज पे आपकी क्लास है ना? ओके, टेक केयर।